गुड इवनिंग भाई निखिल। अनमोल बड़े दिनों बाद आया यार आज क्लास में। सर वो कैंप पे था जलंधर का। मुझे लगा भूल गया तू सर को। नहीं नहीं सर। चलो बढ़िया फिर। आज चिराग नहीं आया क्या अभी तक? पिछली क्लास में तो था सर। हम्म। तो पीछे के लेक्चर्स का क्या कर रहे हो फिर आप लोग? सर जो 23 को जब से क्रैश कोर्स हुआ शुरू हुआ उसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। चलेगा चलेगा। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग वाला लिंक आपको शीट शेयर किया होगा ना? यस सर किया हुआ है। फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी क्या है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है ना। और जेई में जैसे जो जो मेनली टॉपिक्स पूछे जाते हैं हम उन्हीं को टारगेट करें ना, मतलब पूरा चैप्टर टारगेट नहीं कर रहे। और मैं दिखा भी रहा हूँ इनको, जैसे अभी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पिक करके ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारे, उन्हीं को सेलेक्ट करके, मतलब बेस्ड ऑन दैट हमने थोड़ा सा प्लान किया है कि मतलब अभी लास्ट टाइम चल रहा है, अभी 15 दिन बचे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट। हाँ गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। तेरा ही बात कर रहा था मैं। आया नहीं आज। तो वही बेस्ड ऑन दैट, मतलब थोड़ा अच्छे से प्लानिंग हो जाए अपना, है ना। अनमोल आपका यस कैटेगरी सर। शायद ऐसी है ना? यस सर। तो फिर क्या चल रहा है अभी? स्कोर अच्छा चल रहा है, फिर एडवांटेज है तेरे पास। यस सर। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसे मान लिया अभी लास्ट 15 दिन है। सबको ही बोला हूँ मैं, कमलप्रीत को ही बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो तो बात करते रहा करो। निखिल को ही बोला था। ठीक है, क्योंकि लास्ट पीक टाइम है ना यार, इस मोमेंट में क्या है, 15-20 दिन कंटिन्यू बढ़िया से मेहनत किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे मान लो जो बेस्ट होना है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में पता है ना, वहां पर बहुत सारा कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक रहेगा कि कंपटीशन टफ हो गया वहां पर। चलो कोई नहीं, तो एक लेक्चर ऑलरेडी हो गया अपना ना, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, राइट। एक वाले में तो वही मैंने बताया था ना, चिराग को ही बताया था लास्ट क्लास में, आई थिंक कमलप्रीत भी थे। सुनया नहीं है आज क्लास में? तो उस टाइम बताया था ना ऑलरेडी कि वो जो एडजॉइंट और अपने डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। आज भी देखोगे ना तो थ्रू आउट द सेशन देखना तुम, इसके जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी वो जो मिस हो गई है आपकी वो ज्वाइन कर लेना, वो लिंक आपको शेयर कर देंगे सर, है ना। जो अपने पिछले वाले क्लासेस जो रिकॉर्डेड है ना, एटलीस्ट क्रैश कोर्स वाला तो तुम लोग देख ही लेना यार, पीछे वाला जो रह गया वो कोई बात नहीं, इनकेस टाइम मिले नहीं मिले। क्योंकि अभी तो जो क्रैश कोर्स में चल रहा है वो तो ऐसे मानो नियर अबाउट 45-50% कवर अप हो रहा है ना जेई का। चलो देख लो यस फिर। सर। देखो ये मैंने दिखाया भी, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा ना, लास्ट ईयर का, जैसे इस साल का 2024 का पेपर ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुम्हें देख रहा है 20 पेपर्स में देर आर 40 क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो एन एवरेज देखोगे तो मतलब दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं यार उसमें, ये फिक्स होता है। ठीक है, और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, मैंने 24 को फिल्टर किया। देर आर 21 क्वेश्चन इन विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 8 क्वेश्चन, एंड एडजॉइंट के बेसिस पे कितने हैं, 5 है। एंड डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम यार तीन चीजों को ही टारगेट करना। तो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज थ्री टॉपिक्स। ठीक है। एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी बताया था मैंने लास्ट क्लास में, डिटर्मिनेंट को यूज करके बताया था, और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। चलो, थोड़ा बहुत रिकॉल करके आयो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टोरी क्या होता है। मैंने देखो लास्ट क्लास की पीडीएफ में भी ये डाला था तुम्हारे लिए ना चार्ट, आई थिंक याद होगा तुम्हें। वो डेल्टा निकालते हैं ना हम, सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, कई बार कई स्कूल्स में या कई बच्चों को ना कैपिटल डी बोला जाता है। देखा होगा आपने कैपिटल डी कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशंस में ना। हाँ, अगर मान लो इक्वेशन इस तरह से है, a1 x1, ठीक है, a1 x हो गया प्लस b1 y+c1, तो वहां से a1 b1 c1 को पिक कर लेते हैं, राइट। सिमिलरली वो जो A2 वाला दूसरा लाइन होता है उसमें A2 b2 c2 को पिक कर लो, और तीसरी लाइन में A3 b3 c3 को पिक कर लो, तो उससे कैपिटल डी मिलता है। तो बेस्ड ऑन दैट है ना, हम क्या बताते हैं, दो D का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो रहा, या फिर डी हमारा जीरो हो गया, कैन बी पॉसिबल ना कि डी कैन बी जीरो। तो अगर डी जीरो होता है तो फिर देर आर टू टाइप्स, है ना। और अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या बोलते हैं उस केस में, अगर हमारा डी ही नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो वो क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है तुम्हें ये ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो यार, इसको तो घोल के पी जाना तुम लोग। ठीक है, इसमें मतलब मिस्टेक करने का चांसेस है नहीं अभी हमारे पास, है ना।
ऑलरेडी लेस टाइम है, तो तुम इसको तो अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स और इंपॉर्टेंट नोट्स में ऐड कर लेना। और जब डेल्टा जीरो होता है तो उसके लिए भी दो कंडीशन होती है कि या तो सारे ही जीरो हो, ये D1, ये देखो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री का मतलब वही हो गया। कई जगह D1 D2 D3 बोलते हैं, है ना। कई जगह इसको DX DY DZ भी बोलते हैं, अगर आपको सुना होगा कहीं, सुना है ऐसा कि DX DY यस सर। DZ। हाँ, वो मतलब अलग अलग डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर, है ना। कई बार रिप्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप्स होते हैं, या बुक्स में भी देखोगे तो अलग अलग टाइप से लिखा आता है ना। सो डज नॉट मैटर, सब स्टोरी सेम है ना। अगर हमारा कैपिटल डी भी जीरो है और सारी स्टोरी भी जीरो है, तो फिर उस केस में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो यार ऐसे मान लो, ये आप देखना आज थ्रू आउट द सेशन ज्यादातर क्वेश्चन इसी के है। 2024 के मोस्टली क्वेश्चन है ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के आए। या फिर मान लो होमोजीनियस में भी डेल्टा इक्वल टू जीरो करके ट्रिवियल सॉल्यूशन को बना के कंसेप्ट बना दिया। ठीक है। और अगर डेल्टा जीरो है और उनमें से कोई एक जीरो नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, D1 D2 D3 या DX DY DZ में से कोई भी एक जीरो नहीं है, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसको, आज मनीष भी नहीं है, चलो प्रेरणा तो है। क्या बोलते हैं भाई इसको, नो सॉल्यूशन बोलते हैं क्या। यस सर। हाँ, थोड़ा बहुत रिकॉल करना था ना, आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि आप थोड़ा इसको रिकॉल करके आना, थोड़ा रिवीजन करते रहो, क्योंकि बेस्ड ऑन देखो रिवीजन ही तुम क्वेश्चन बना पाओगे ना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो ये क्लियर हो गया, फिर आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। यस सर। चलो, और मैंने देखो लास्ट क्लास में ये स्लाइड भी ऐड की थी ना, कि दिस इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था कि तुम सिर्फ इन्हीं चीजों पे टारगेट करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन एंड इनवर्स के बेसिस पे। अगर तुम्हारे यहाँ भी अगर हो गए ना, तो ऐसे मान लो नियर अबाउट 80-90% क्वेश्चन है ना इजीली कवर अप हो जाते हैं, जेई मेंस के जितने भी आ जाते हैं क्वेश्चन ना, ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे तुम्हारे। चलो फिर क्रैमर्स रूल से हम स्टार्ट करते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, ये 5 अप्रैल का क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखते रहना, तुम ऑब्जर्व भी करते रहना, देखो हर ईयर में और हर शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, 5 अप्रैल 24 के क्वेश्चन किए, मोस्टली मैंने आज इस साल के ही क्वेश्चन पिक किए हैं जो बेस्ड और रिपीटेड थे ना। द वैल्यू ऑफ m और n फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये लो, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन को तो बहुत टारगेट किया। सो जब भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तो हमारी स्टोरी क्या होती है कि डी भी जीरो होना चाहिए, dx dy dz वो सारे के सारे भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो। ठीक है। तो अब उसने देखो m और n के बारे में पूछा है, तो तुम्हें जहां तक दिख रहा होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, m तो तुम्हें कहां से मिलेगा, कैपिटल डी से, तो तुम कैपिटल डी को निकालो। डिटर्मिनेंट तरीका 1 1 1, कोफिशिएंट ना विद साइन ले लेना। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वल टू जीरो, मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, फिर क्या आएगा 2 5 5, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1 2 m। यहाँ से आपको कैपिटल डी मिल जाएगा। और जो दूसरा कंसेप्ट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा कि तीनों भी जीरो होना चाहिए टू गेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखो तुम्हें n निकालना है, तो जहां तक तुम्हें दिख रहा है n निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इसमें से m वाला कंडीशन क्यों लेना, भाई तुम कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि सर मैं dx निकालो dy निकालो dz, बट स्मार्टली ये सोचो ना कि अगर आप dz निकालोगे तो उसमें फिर ये m वाला पार्ट नहीं आएगा, तो आप बेटर है कि तुम dz ही निकाल लो। समझ गए, क्योंकि वो m और n दोनों में रिलेशन निकालने के बजाय इन टर्म्स ऑफ n में निकाल लो। तो मैं dz लिख रहा हूँ, dz क्या लिखूं बताओ। सर 1 2 4। 1 2 4, 1 1 1 1 जेड की वजह। 1 1 4 ना। हाँ, यस। 2 5 एंड 70। ठीक है, और 1 2 और n हो जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मतलब इस m को लेके क्यों चलना है, आप dx dy निकालोगे ना तो आपको m भी आएगा n भी आएगा, तो बेटर है कि n डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा, और यहाँ से m निकालो। देखो फटाफट निकाल लेते हैं, पहले 1 के साथ कंसिडर करेंगे, भाई याद होगा आपको डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस के साथ देखोगे तो कंडीशन क्या बना 5m माइनस 10, दिख रहा है, फिर माइनस का 1, फिर 1 के साथ कंसिडर कर लो तो 2m माइनस ऑफ 5, और फिर लास्ट में वंस अगेन प्लस के 1, तो इसके साथ देखोगे तो 2 2 4 और माइनस का 5। क्लियर है, ये एक्सपेंशन तो ओपन करना आता है वो आपको। चलो यस सर। यहाँ से देख लो फटाफट, देखो 5m में से ये 2m कैंसिल हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, तो कितना बनेगा 3m मिलेगा, फिर माइनस का 10 और ये माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है माइनस का 1, तो माइनस का 10 और माइनस का 1
माइनस का 11 और उसमें प्लस का 5 ऐड करोगे तो क्या माइनस का 6 आएगा। तो क्लियर हो गया। m इज इक्वल टू कितना है फिर यहाँ से आंसर, क्या 2 आ रहा है आपका भी। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, फिर m इज इक्वल टू 2 हो गया ना। बढ़िया, फटाफट से यहाँ से भी देखो n निकाल लेते ना, लग गया तो। पहले 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, तो 1 के साथ कितना हो जाएगा अपना 5n माइनस 34 ना, 17 टू जा। फिर -1 के साथ देख लो तो कितना बन जाएगा 2n माइनस 17, और फिर लास्ट में 4 के साथ देख लो तो कितना लेंगे 4 के साथ, ये 2 टू जा 4 और माइनस का 5, तो -1 डायरेक्ट लिख दो इक्वल टू 0। सही है। चलो इसका भी कैलकुलेशन देख लो, 5n माइनस 2n तो कितना हो जाएगा 3n, फिर माइनस का 34 और ये माइनस माइनस प्लस का 17। क्लियर है। 34 में ये माइनस का 4 भी ऐड कर दो तो माइनस का 38, उसमें आपको प्लस का 17 ऐड करना है तो कितना आएगा बताओ। -21। हाँ तो मतलब फिर यहाँ से देखोगे तो n कितना हो जाएगा अपना, n इज इक्वल टू 7। यस सर। अब देखो क्वेश्चन में देखो m और n नहीं पूछा, देखो उसने जानबूझ के तुम्हें और कैलकुलेशन बढ़ा दिया कि बोला सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी, तो तुम थोड़ा भी नोटिस करो ना, देखो m² प्लस n² सब में फिक्स था ऑलमोस्ट। फिर 2 पैटर्न ऐसे थे जिनमें m इंटू एन था, m इंटू एन था, प्लस और माइनस। एक में इनमें देखोगे ना तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो तुम, तो एक में था प्लस m प्लस n और एक में था माइनस ऑफ m प्लस n, तो ये तुम चेकआउट कर लोगे। आई थिंक देखिए कौन सा आ रहा है। Yes. देखो चलो मैं एक बार m² और n² देख रहा हूँ कितना होगा, m² कितना हो गया 2 टू 4 और ये देखोगे 49, तो 49 और प्लस कितना हो गया 4, 53। इतना समझ में आ गया कि m² प्लस n² का वैल्यू 53 आएगा। अब यार उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तुमने अगर 9 को, तो 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 53 मैच होगा, नहीं 46 तो नहीं आएगा। ठीक है। फिर ये 53 में अगर तुमने 9 ऐड कर दिया तो 53 में 9 ऐड करोगे तो 64 भी नहीं आएगा। दिख गया मैचअप। फिर यहाँ देखोगे तो 53 में 7 टू जा 14, 53 में 14 ऐड करोगे तो 68 भी नहीं आता, नहीं आता ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा फिर, लास्ट वाला ना। यस यस सर। सर। दिख रहा है 53 माइनस 7 इंटू 2 14, तो 53 में से 14 घटा दो 39 आ गया। क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या, नो सर। डुएबल क्लियर है है ना। सर। मतलब आ जाएगा एग्जाम टाइम में, इस टाइप का तो बना लेंगे हम। ठीक है। अरे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं यार, मैं तो बता दूं SC ST OBC बच्चे जो है ना मतलब स्मार्टली मूव करते हैं, और मैथ्स में तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन लेंथी आएंगे, ये फिक्स है। मैं डरा नहीं रहा, बट मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पेपर्स को। ठीक है। क्वेश्चन मैथ्स में लेंथी आ रहे हैं, बट उस सिचुएशन में तुम्हें सिर्फ उनको टारगेट करना है जो शॉर्ट होते हैं, जो इजी होते हैं, जो बनेंगे। और तुम तो यार ऐसे मान लो अगर SC ST OBC में भी हो ना, अगर आपने 13 क्वेश्चन सही कर दी ना, 12 13 14 क्वेश्चन भी, ठीक है, एन एन एवरेज मत ज्यादा ही बता रहा हूँ सेफ साइड, तो ऐसे मान लो 99 के नीचे तो तुम्हारे आने के चांस भी नहीं है। 99% तो इजीली कवर अप हो जाएंगे अगर 12 से 13 क्वेश्चन भी बना लिए। ये फैक्ट है पास्ट फ्यू इयर्स का ना, एक रियलिटी मतलब है कि भाई 12 13 क्वेश्चन जिन बच्चों ने मैथ्स में लगाए ना, उनके नियर अबाउट 99% के आसपास चांसेस रहे आने के इजीली। और 12 13 क्वेश्चन लगाना कोई टफ काम नहीं यार। देर आर लॉट्स ऑफ अदर चैप्टर जिनको भी टारगेट करके बना सकते हो। देखो ऑप्शन डी आ गया हमारा। चलो ठीक है। इसमें इसमें यहाँ पर है ना अल्फा बताना है, देन फाइंड अल्फा, आई थिंक अल्फा ही होगा ना, हाँ अल्फा बताना था। चलो दीज आर दी ऑप्शंस, वो देख लेंगे ना, शायद मे भी ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो चेकआउट कर लेंगे। अच्छा चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं। क्लियर है, याद रह जाएगा 12 13 क्वेश्चन बनाने अपने को। यस सर। ठीक है। हाँ और अभी टाइम है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम कैंप में थोड़े बिजी थे तुम लोग, मिस आउट हो गया कुछ चीजें, तो तुम पूछते रहा करो, नंबर होंगे मेरे पास, सबके पास होंगे, आई थिंक अनमोल आपके पास भी है ना। यस सर। हाँ पूछ लिया करो, मैसेज कर लिया करो, कुछ कुछ हेल्प लगे तो बता दिया करो, सर ये हेल्प चाहिए आप बता दो मेरे को, या कुछ शॉर्ट नोट्स की हेल्प चाहिए, या कुछ भी लगे कि मेरे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स का कोई प्रैक्टिस सेशन चाहिए मेरे को सर, या फिर PDF चाहिए तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। यस। हाँ हाँ 12 13 मैथ्स के बता रहा हूँ, टोटल नहीं बता रहा, टोटल में कैसे आएंगे। 12 13 मैथ्स के, मतलब आप ऐसे मत सोचो, देखो 12 13 मतलब आप सोच रहे हो सर 12 13 बहुत कम होते हैं, मैं एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ और रियलिटी फैक्ट है। मतलब जो बच्चे आप सुनोगे ना, जैसे पास्ट 2-3 साल में जो बच्चे एग्जाम देने गए थे, उनसे पूछोगे शिफ्ट के बाद में कितने पेपर किए, बच्चे 6 6 7 7 क्वेश्चन ही बना के आ रहे थे मैथ्स में, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो लेंथी थे, उनमें चक्कर में क्या हुआ उन्होंने
अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट करने के बाद में एंड तक सॉल्व किया और फिर बाद में आंसर्स नहीं आए, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों के टाइम बहुत खराब हुई उस पेपर में। तो उस वजह से स्मार्टली क्या करना था उनको, वो क्वेश्चन ढूंढने थे जो बन रहे थे और जो इजी वन थे और मॉडरेट थे, उनको हम टारगेट करके इजीली करते, तो आई थिंक बेटर स्कोर रहता उनका। 12-13 क्वेश्चन बहुत होते हैं, मैं तो 13 क्वेश्चन तो एससी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बता दिए मैंने तुम्हें। अगर एससी में कोई बच्चा आप में से है तो मैं यही बोलूंगा यार, तुम्हारे अगर 120 के मार्क्स के ऊपर जितना प्लस में आएगा ना, उतनी ही अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं दिलवा दूंगा यार अच्छी एनआईटी, अच्छी ब्रांच, ब्रांच ही बता दूंगा कौन सी अच्छी है, कौन सी एनआईटी में कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या है, मतलब सबकी स्टोरी बताए, ठीक है। बट ये है कि 120 का मतलब 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का मतलब एन एन एवरेज देखोगे तो हर सब्जेक्ट में से 13 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, तब जाके बढ़िया स्कोर बनता है। 13 भी नहीं बना पाओगे ना, थोड़े 40 बना लिए तो 160 पहुंच जाओगे, 30 बना लिए तो 120 आ जाएंगे, ठीक है। साउंड्स लाइक इजी, ठीक है, बट इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। बोलना आसान होता है बट सर करने में बहुत मुश्किल होती है। बट टारगेट करोगे तो यार होगा, स्मार्टली टारगेट करोगे तो होगा, क्लियर है। चलो ये देखते हैं, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन दिया आपको और बोला है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है कि इसने सिस्टम कैसा दिया आपको, क्या होमोजेनियस सिस्टम दिया? यस सर। हाँ, तो होमोजेनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, मतलब आपको क्या बोला जाता है, डेल्टा जीरो कर दो, बस इतना सा काम है। तो फटाफट से डेल्टा जीरो करते, देखो ये 1 हो गया, फिर ये आएगा √2 साइन अल्फा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था ना इसमें, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत इन्वॉल्व होगी, देखो आगे ये मैं डेल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा, लास्ट वाला क्या आएगा 1 साइन अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। फटाफट से इसको सॉल्व करते ना, क्योंकि जो से अब सॉल्व करना, और ठीक है कंसेप्ट आपको पता था कि क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है, मेन पार्ट क्या है इसमें कि जो आगे रिजल्ट आएगा ना, वो हमें आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो ध्यान में आना चाहिए। क्या हुआ कमलप्रीत? सर फर्स्ट वाली रो में सर -2 cos अल्फा नहीं लेंगे? -2 कहाँ है? √2 सॉरी सर, -√2 cos अल्फा। लेकिन माइनस कहाँ है, तो प्लस ही है ना सारे, प्लस ही है सारे, 1 √2 प्लस है ना। ओके सर, मेरी स्क्रीन में माइनस दिख रहा था, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, प्लस ही प्लस ही प्लस ही, चलो देखते हैं, वही 1 के साथ वही तुम्हें पता ही है, प्लस माइनस प्लस है ना। फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, 1 के साथ सॉल्व करते हैं, तो ये दिख रहा होगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, क्लियर हुआ पहले वाले 1 के यस साथ, फिर -√2 साइन अल्फा के साथ लिखते हैं, तो उसमें क्या दिखेगा, माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, चलो माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। फिर थर्ड वाला क्या आपका, √2 कॉस अल्फा, उसके साथ देखोगे तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये लो इक्वल टू में 0, ठीक है, बहुत सही। अब देखो इसका आंसर तुम्हें दिख रहा है, क्या लिख दो इसको, -1। हाँ -1, बहुत एकदम दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ना तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, तो वो एज ए रिजल्टेंट -1 बनेगा। चलो बढ़िया, फिर इसको थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो थोड़ा लिखेंगे नहीं बट आपको ऑब्जर्व कराओ, देखो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, √2 इंटू साइन अल्फा, तो एक तो मिलेगा प्लस में √2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। फिर जब ये साइन अल्फा इस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा प्लस का √2 साइन स्क्वायर अल्फा, दिख गया होगा। फिर नेक्स्ट वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर प्लस का क्या आएगा, √2 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर ये माइनस का क्या बनेगा, √2 cos स्क्वायर cos square alpha। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। कुछ कट नहीं रहा ना, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, हाँ डबल एंगल बना देंगे फिर, चलो ठीक है। अब देखो ये तो डबल हो गया यार, ये डबल हो गया, √2 साइन अल्फा √2 साइन अल्फा कोस अल्फा, चलो तो मेरे को क्या क्या दिख रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है 2 टाइम्स √2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, डबल हो गया। एक मेरे को क्या दिख रहा है, √2 साइन स्क्वायर अल्फा और √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इन दोनों में मैंने √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मेरे को एक प्लस में √2 कॉमन दिखा, क्या दिखा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ये मिला, राइट। देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और एक मेरे को -1 दिख रहा है,
जो इधर है, तो मैं उसको उधर लेके जा रहा हूँ इक्वल टू में 0 में, तो इक्वल टू 1। क्या ये स्टेप समझ में आ गया, कहाँ तक आया? अब देखो यहाँ Yes. देखोगे ना, तो इसको हम कुछ लिख सकते हैं, तुमने नोटिस किया होगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कुछ लिख सकते हैं। तुम cos उल्टा 12 सोचो। हाँ हाँ, बट cos टू अल्फा नहीं होता ये, एक्चुअली माइनस ऑफ cos टू अल्फा होता है। तुम्हें वो cos टू अल्फा याद है, cos टू थीटा, उसको हम लिखते थे cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos थीटा, cos टू थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला, देयर आर फॉर्मूलेस, 4 फॉर्मूले होते हैं ना उसमें। Yes, एक तो sir. yes sir cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, एक 1 माइनस, पढ़ा होगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और एक इन टर्म्स ऑफ 10 में होता है। तो ये इसका उल्टा लिखा होता है यार, साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर था ना, तो फिर उसको उल्टा कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का रूट टू कॉस टू अल्फा, चलेगा? Yes, sir. फिर देखो, अब देखो टास्क क्या था, ये डबल एंगल है, तो फिर इसको भी डबल एंगल बना दो, तो ये डबल एंगल बन तो रहा है यहाँ पर, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्या ये आपने साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? Yes, तो sir. ऐसे बोलते Sin हैं क्या? हाँ, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये डबल एंगल है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्लियर है? yes sir Yes, sir. बाकी निखिल, प्रेरणा, चिराग सब ऑल क्लियर ना? मनीष यार थोड़ा सा और जल्दी आया कर यार, देख आज 10 मिनट लेट था। चलो कोई नहीं, तो यहाँ से क्या लिखे फिर इसको, रूट टू इंटू साइन टू अल्फा, और ये वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पता था, ये हमने सॉल्व कर दिया ना, तो ये कितना आया था, माइनस का रूट टू इंटू कॉस टू अल्फा इक्वल टू 1। अब देखो एक चीज तो मेरे को कॉमन दिख रही है, रूट टू, तो मैंने कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया 1 के साथ, है ना, तो 1/√2 बना। कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा, साइन टू अल्फा माइनस कॉस टू अल्फा। अब देखो यहाँ से, अब ये पूरा खेल है ना, एक्चुअली पूरा खेल वहीं से स्टार्ट हो गया था, जैसे ही हमने मॉड ओपन किया ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल चालू हो गया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कितना स्ट्रांग हो, क्योंकि जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग है ना, वही ये ऑप्शंस या अल्फा जो भी पूछा है, ठीक है ना, ऑप्शंस की कोई बात नहीं, इनके सम एरर भी है तो कोई बात नहीं, अल्फा निकालना है तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कैसे आएगा बताओ? और इस ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री को टारगेट कर भी रहे हो ना, तो तुम उसको टारगेट करना, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और एक ट्रिगो जो इक्वेशन वाला होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, उसमें भी कौन सा आते हैं, वो सुना होगा आपने, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। हाँ, वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो देखो यूज बहुत होता है, हर जगह यूज होगा वो, जैसे यहाँ यूज हो रहा है। अब इस इक्वेशन में अल्फा कैसे निकालोगे बताओ, आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई भी क्या करेंगे निकालने के लिए उसको? फटाफट बताओ यार, जैसे स्ट्राइक हो रहा है वैसे बताओ। देखो मर्ज तो नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि एक साइन टू थीटा है और माइनस में कॉस टू थीटा है, मर्ज नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में देखा है कभी, इस टाइप में कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इस टाइप का जब भी फॉर्मेट आता है, या इस टाइप का फॉर्मेट, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और इक्वल टू में सम कांस्टेंट, ठीक है, ये इस टाइप का फॉर्मेट देखा है कभी, इसमें जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? और ये जो कांस्टेंट होता है ना, इस पे देखो जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिकी कैसे पूछा था, कि ऐसे मान लो मैंने बोल दिया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स और इक्वल टू के बोल दिया, और मैंने बोला कि देर आर एग्जिस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन दी है ना, इसके एग्जिस्ट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर के इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द के। अब तुम्हें इसके लिए ये बिहाइंड द स्टोरी, ये थ्योरी पता होना चाहिए तुम्हें, कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू समथिंग में जो कांस्टेंट होता है ना, वो हमेशा इसकी रेंज के बीच में होता है, रेंज से बाहर कभी भी लिखा नहीं आता इक्वल टू में। अब तुम्हें इसका रेंज पता होना चाहिए, 3 साइन एक्स 4 प्लस 4 कोस एक्स का रेंज मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, याद है क्या, माइनस का अंडर रूट, याद है स्टोरी, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर से प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट क्लास में कहीं बताया था मैंने फंक्शन में। तो जैसे देखोगे तो यहाँ पर a3 है और b कितना है, 4 है, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा, -5 to 5, दिख गया सॉल्व करके, 3 और 4 का स्क्वायर तो ऐड करके 25 बनेगा ना, तो √25 5 होगा। तो मतलब ये जो k होता है ना, k इक्वल टू में, ये -5 to 5 कुछ भी हो सकता है, और इस कंडीशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा। बट उसने कुछ भी नहीं पूछा था, उसने बोला था k का इंटीग्रल वैल्यू बताओ, तो -5 से 5 में इंटीग्रल बता दो, तो कितने इंटीग्रल आएंगे काउंटिंग वाइज?
ट्रिगो का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ये इसमें यूज होगा, देखना भी। -5 to 5 में कितने इंटीग्रल होते हैं टोटल? 12 इंटीग्रल होते 12 कहाँ होते हैं? इंटीग्रल सॉल्यूशन में समझ गए, इंटीजर्स हैं। 12 होते हैं, 11 होते हैं? 11। 11 ना, अरे -5 -4 -3 -2 -1, तो 5 इधर हो गए, 5 उधर हो गए, 1 2 3 4 5, बचा कौन बीच में? एक जीरो ना, 11 हो गए। ठीक है, यस जान क्वेश्चन बना दिया। क्योंकि अगर मैं पूछता ना आपसे कि रेंज ऑफ के बताओ, तो ये ऐसे मान लो 14 लाख जो बच्चे बैठते हैं ना एग्जाम में, उसमें से 12 लाख बच्चे कर देते इसका आंसर। बट उसने रेंज को ही देखो कैसे इन्वॉल्व कर दिया कि उसमें इक्वल टू में जो के लिखा है उसके इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ जिसके लिए इक्वेशन के कुछ ना कुछ आंसर मिले। तो मतलब रेंज के साथ साथ तुम्हें वहां से इंटीग्रल सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था इक्वल टू में जो भी डेटा आता है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन का ऐसे पूछ लेता कि 3 sin x + 4 cos x और इक्वल टू मैंने दे देता 6, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोलता इसको सॉल्व करो x के लिए, तो इसका आंसर कभी नहीं आता। इसका आंसर डायरेक्टली बोल सकते हो नो सॉल्यूशन, कि दुनिया का ऐसा कोई भी एंगल नहीं है जिसको मैं यहाँ पुट करूँ और उसका आंसर 6 बना दे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने रेंज से क्या समझा कि उसका रेंज ही क्या होता है, -5 to 5, तो वो कभी 6 देगा ही नहीं ना। क्लियर नो है मेरा सर। बात? समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? यस हाँ, सर। तो रेंज के बेसिस पे ध्यान रखना, इक्वल टू में रेंज में आता है, मतलब हाँ बीच का कुछ भी बोल दो, -5 to 5 देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, इन बिटवीन में कुछ भी लूंगा ना, मैंने 4.5 लिया आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। 4.7 लिया तब भी आएगा, 5 लूंगा तब भी आएगा, 0 लूंगा तब भी आंसर आएगा, 1 2 3 4 एनीथिंग, आंसर्स आएंगे हमेशा। बट रेंज के बाहर चले जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट तुम्हें यहाँ अप्लाई करना था, टू फाइंड आउट द अल्फा। क्लियर है? हटा दो इसको फिर ये। तो इसको कैसे अप्लाई करना था, देखो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, a sin x + b cos x या फिर a sin x - b cos x, प्लस या माइनस चलेगा, समझ गए? तो यहाँ देखोगे तो a 1 है आपका और b भी 1 है, ये कोफिशिएंट। तुम्हें ये मत सोचना सर ये डबल एंगल है, बट आप तो सिंगल एंगल बता रहे हो, कोई बात नहीं, डबल एंगल है तो हम डबल एंगल में मर्ज कर देंगे। ठीक है, एंगल का रिप्लेसमेंट का ही काम हुआ है। तो इसको कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, जब भी a sin x + b cos x का कंसेप्ट दिखे, हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए आप √a² + b² से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड करना स्टार्ट कर देना। और इसको दो तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना यार, ये एक्चुअली उसका डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है? जो मैंने अभी रेंज सिखाया था ना, माइनस का √a² + b² से प्लस का √a² + b², उसका रेंज निकालने का जो डेरिवेशन है वो अप्लाई करना पड़ता है। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में एक वन ऑफ द टाइप है। ठीक है, ये फंक्शन में भी आता है, ट्रिगो में भी आता है, इक्वेशन में भी आता है। तो ये दिख रहा है आपको, ए और बी 1 1 है, तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे हम? 1 1 है तो फिर √2 या √2 ही बनेगा ना, √a² + b² का मतलब ए भी 1 है और बी भी 1 है। देखो तुम माइनस में मत सोचोगी सर बी तो -1 है, तो स्क्वायर है ना, 1 + 1 तो 2 ही बनेगा। यस सर। सही है। हाँ, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करके ही प्रोसीड करते हैं। अब देखो करना क्या होता है कि ये जो डिवाइड वाला है ना, इसको तो अंदर लेके जाते हैं और ये मल्टीप्लाई वाले को उधर भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा तुम्हें, 1/√2 sin 2 अल्फा माइनस 1/√2 cos 2 अल्फा। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई वाला था ये √2 उधर गया, तो क्या डिवाइड इक्वल टू में 1/2 बन गया, √2 यस। इंटू। हाँ, ये साथ साथ देखना, मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अब ये ऐसा आ जाता है, पहला कंसेप्ट √a² + b² से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। क्लियर है? उसके बाद में अब इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, आइदर तुम साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में। बट जहां तक मैंने देखा है 99.99% क्वेश्चन में कॉस में ही कन्वर्ट करके आता है, और वो ऑप्शन के बेसिस पे रहते हैं। तुम्हें कॉस का जनरल सॉल्यूशन आता है क्या? अगर मान लो मैं पूछ लूं, मान लो कि कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सुना है कभी? कॉस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? किसी को भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, फटाफट बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा। जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखते, पहले ये एंगल लिखते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं पढ़ा आप लोगों ने कभी? ये जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर? नो सर। अरे यार, बताना चाहिए था, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था उसके बाद में उस दिन या बीच में कभी एक क्लास ले लेते अपन यार, इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई बात नहीं, कभी फ्री होंगे तो मैं बता दूंगा। फिर भी मैं देखो लिख रहा हूँ कि कॉस का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। पहले ये जो एंगल होता है ना, एज इट इज कॉपी किया करो।
थीटा है तो थीटा लिखो, टू थीटा है टू थीटा लिखो, एक्स है तो एक्स लिखो, अल्फा है तो अल्फा लिखो। फिर कॉस का जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है? n होता है आपका इंटीजर, और ये जो अल्फा मैंने लिखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे देर आर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना एक पूरे साइकिल में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन देखना होता है। जो पहला सॉल्यूशन मिलता है ना वो हमारा अल्फा होता है। क्योंकि फर्स्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि 99% क्वेश्चनों में फर्स्ट से ही लिखा आता है। बहुत ही रेयर दिखेगा कि फर्स्ट ना लेके सम अदर प्रिंसिपल उसने यूज कर लिया, बट डज नॉट मैटर। देर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आप किसी को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ऑप्शन दिखेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर दो। तो ये कॉस का जनरल सॉल्यूशन है। तो तुम्हें ऑप्शन में ना इस तरह से दिख जाएगा 2n पाई, तो समझ जाना इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। अब कॉस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो, कन्वर्ट करने का सिंपल फंडा होता है कि साइन के साइड में साइन बनाओ, कॉस के साइड में कॉस बनाओ, तो कन्वर्ट होगा। अब तुम सोचो 1/√2 किसी का वैल्यू होता है साइन में? सुना है कभी टेबल में साइन 45 काइंड ऑफ? सुना यस है? सर। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि 1/√2 का मतलब साइन पाई/4 45 इंटू में साइन 2 अल्फा, और फिर माइनस में। देखो अगर तुमने इसको साइन में कन्वर्ट किया तो फिर दूसरे को कॉस में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना है। तो माइनस का 1/√2, क्या ये भी 45 ही होता है? यस सर। इंटू में कॉस 2 अल्फा और इक्वल टू हाफ। अब तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये किसी का फॉर्मूला बन गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, ये किसी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है। यस सर। देखो तुम्हें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है क्या? पहले वो बताओ। कॉस ऑफ ए प्लस बी, यस यस कॉस ए सर। कॉस बी, आगे माइनस साइन है सर। माइनस साइन ए साइन बी, राइट? तो क्या ये वो फॉर्मूला है या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें? माइनस कॉमन। हाँ, मतलब इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस बी में फॉर्मूला ऐसे थे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का होता है, कॉस ए कॉस बी, याद है कुछ, प्लस साइन ए साइन बी। तो वो किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो यहाँ देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला है? इसमें पहले माइनस कॉमन लो, फिर ये बनेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये बनेगा कॉस ऑफ ए, क्या लिखो, प्लस बी ना। यस सर। हाँ, और इक्वल टू में आ गया 1/2। अब ये माइनस का कोई काम नहीं है, उसको उधर भेज दो। तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट दिखोगे ना तो दिखेगा कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस पाई/4 इक्वल टू माइनस का हाफ। ये हमारा पूरा फंक्शन रिड्यूस हो गया, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में रिड्यूस कर लिया हमने। देखो कितना सारा ट्रिग्नोमेट्री था, डबल एंगल किया हमने, फिर डबल एंगल में साइन और कॉस था उसको भी मर्ज किया, इतना आ गया। अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन देखो कैसे लिखते हैं। पहले मैंने क्या बोला, जो एंगल होता है वो लिखा करो। मैं एक क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ तो मैं ट्रिगो इक्वेशन भी रिवाइज हो जाएगा। 2 अल्फा प्लस पाई/4, क्या यही एंगल है ना हमारा कॉस में? तो पहले यस ये सर। एज इट इज लिखा करो, पहले ये एज इट इज, या इसकी हैबिट डालो कि जो भी एंगल होता है पहले वो लिखा करो। फिर आगे क्या सोचना है, इट वॉज इन कॉस, कॉस में था। तो कॉस का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये उसका लिखने का तरीका होता है, मेथड होता है। कॉस का जीएस कैसे लिखते हैं? मैं जीएस लिख रहा हूँ, जीएस का मतलब जनरल सोल्यूशन। अब ये अल्फा मैंने क्या बोला? प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? ये कॉस थीटा कितना आ रहा है? माइनस का हाफ क्या? अब तुम सोचो यार, यस सर। एक बार ऐसे ही प्रैक्टिकली सोचो, कॉस थीटा कब माइनस का हाफ देता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है क्या? तुम्हें इस पूरे साइकिल में घूमना है, फर्स्ट में देता है? नहीं देता। नो सर। ऊपर। ये फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, क्या सेकंड में नेगेटिव देता है कॉस? यस यस सर। सर। बस पकड़ लो इसको, यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, आगे जाने की जरूरत ही क्या है, पकड़ लो इसी को, यही लिखा आएगा। अब तुम एंगल बताओ मेरे को। नेगेटिव का काम हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जंपिंग सिखाया होगा या मैंने बताया भी था आई थिंक, कि सेकंड क्वाड्रेंट में जंपिंग कैसे करते हैं, पाई माइनस थीटा करके, याद है? यस हाँ, सर। और थीटा कैसे सोचते हैं कि कॉस हाफ कब देगा? अब कॉस हाफ कब देता है? 30 या 60? 60। ठीक है सर। 60 पे देता है, मतलब पाई/3। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाओगे? पाई माइनस पाई/3। पाई/3। तो मतलब जो हमारा अल्फा था वो कितना हो गया? 2 पाई/3। ये 2 पाई/3 मैंने अल्फा कैसे निकाला? पाई माइनस पाई/3 करके। ये लो, समझ गए प्रिंसिपल कैसे निकाला मैंने? यस सर। चलो हो गया क्वेश्चन। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, मान लो अल्फा पूछ लिया। अब तुम यहाँ से ना अल्फा निकाल सकते हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और कंडीशन दिया हो, क्योंकि मैंने ये जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया। अब यहाँ पर n क्या होता है? इंटीजर होता है, ठीक है?
अब जैसे जैसे आप इंटीजर रखोगे, जैसे मान लो 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, आप दुनिया भर के वैल्यूज रख सकते हो और दुनिया भर के एंगल आएंगे, तभी तो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला जिसमें सारे के सारे एंगल मर्ज होते हैं। अब यहाँ से थोड़ा लेफ्ट राइट करना और अल्फा निकालना। हो सकता है उसने थोड़ा इसमें एक कंडीशन और थी यार, मे बी मिस आउट हो गई, कि उसने अल्फा निकालने के लिए ये भी रेंज दे दिया था कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपको सिर्फ उसी क्वाड्रेंट का एंगल बताना है। यहाँ से तो बहुत सारे एंगल आएंगे। क्या पढ़ा नहीं क्या तुमने ट्रिग्नोमेट्री? अलग अलग एंगल पे वैल्यू सेम देता है। ग्राफ देखा है? कोई भी यस सर। ट्रिग्नोमेट्री उठा लो यार, साइन थीटा उठा लो, कोस थीटा उठा लो। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कोस थीटा 0 पे ही 1 होता है, कहीं और 1 नहीं होता? वो होता है ना। होता है यस सर। सर। हाँ, तो इसलिए मतलब जनरलाइज कर दिया। अब एग्जाम में अगर उसने पूछा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताओ, तो यहाँ पर इंटीजर 0 रखना, थोड़ा लेफ्ट राइट करना, अल्फा निकालना, और आपको इजीली आंसर दिख जाएगा कि वो कौन सा एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर उसने सेकंड क्वाड्रेंट का बोला होता तो सेकंड वाला टिक कर देते हैं। क्लियर है? देखो मैंने साथ साथ ट्रिगो भी थोड़ा बता दिया तुम्हें, कोई डाउट हो तो बताओ यार। ये रेंज निकालना सीखना, याद रखना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज कैसे निकालते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, मर्ज करने का तरीका है। दो मेथड होते हैं मर्ज करने का, ये मैंने कॉस वाला मर्ज करने का तरीका बता दिया। साइन के साइड में साइन, कॉस के साइड में कॉस। मोस्टली यही मिलेगा, इसलिए मैंने कॉस का ही बताया। अगर तुम्हें साइन में करना ना सर, मैं साइन में कैसे कन्वर्ट करता, तो फिर साइन के साइड में कॉस बनाओ और कॉस के साइड में साइन बनाओ। तो फिर वो दो फॉर्मूले में से कोई एक होगा, या तो साइन ऑफ ए प्लस बी होगा या साइन ऑफ ए माइनस बी हो सकता है। क्लियर है? चलो इसको यस फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो लेंथ ही था, लेंथ ही था, बट उसमें दो कंसेप्ट थे तो आपको पता होना चाहिए था। अब देखो उसमें भी देखो 5 अप्रैल, वंस अगेन सेम क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया और उसने पूछा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या हम वही करेंगे कि उसका डी भी 0 कर दो और उसका कोई एक 0 कर दो? देखो लैम्डा और म्यू निकालना है, तो जहां तक मुझे दिख रहा है, क्या मैं डी जेड ही निकालूं फिर से? यस सर। तो यस बताओ। सर। ये 11, 1, -5, फिर 2, 3 और 3 क्या नेक्स्ट, फिर लास्ट वाला यस क्या सर। होगा? 8 माइनस का 19 और माइनस म्यू। का सॉरी म्यू ना, डी जेड लिख रहे हैं इक्वल टू 0। एक तो हमने डी जेड को 0 कर दिया, सेम स्टोरी, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो डी को भी 0 कर दो, क्योंकि वहां से हमें क्या मिल जाएगा? लैम्डा। 11, 1 लैम्डा, 2, 3, 5। ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 19 और माइनस का 39। क्या इसको इक्वल टू 0 करके डी नहीं मिल जाएगा? यस यहाँ सर। से यस सर। लैम्डा। चलो मेरे को एक एक मिनट देता हूँ, तुम लैम्डा निकाल के दिखाओ क्या है, और यहाँ से म्यू निकाल के बताओ। ट्राई करो एक बार, ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी तो हमें कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है। इस पूरे थ्रू आउट देखना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिए इसमें, सब में तुम्हें एक ही स्टोरी दिखेगी यार, कि उसने तो वही एक ही चीज पकड़ी है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बट स्टिल मैं बोलता हूँ वो पूरा चार्ट याद रखो, कौन सी सिचुएशन में क्या स्टोरी होती है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों के याद रखना। पहले लैम्डा देख लो क्या रहे। फिर हमें ये फाइंड आउट करना है, लैम्डा टू द पावर 4 माइनस म्यू, इसका रिजल्ट चेक करना है। सी ऑप्शन हमारा मैच करना चाहिए। देखो क्या है लैम्डा? कर रहे हैं सर। करो करो।
कितना आंसर है? सर 100 सर 117/31 लैम्डा। यस सर। ओके, इतना बड़ा आंसर है। और म्यू म्यू क्या है फिर? नहीं यार, म्यू नहीं इतना बड़ा किया कैसे है? सर। क्योंकि लैम्डा टू द पावर 4 निकालना है। चलो कोई नहीं, तुम कर लोगे ना ट्राई एक बार, बाद में कर लोगे, देखना। यस सर। और भी किसी का है क्या? मतलब छोटा वैल्यू नहीं है लैम्डा का वैल्यू? तब 100 मतलब बहुत तो बड़ा होता है यार, 4 पावर 4 करोगे तो। चलो चिराग, बाकी आपका क्या है? कमलप्रीत और बाकी मेरा तो कुछ और ही आ रहा था सर। कुछ और मतलब क्या? कुछ वैल्यू आ रही होगी। समथिंग आ 38 रहा था है, सर। 13। नहीं सर, 389/62। ओके, चलो कोई नहीं, देखना देखना। फिर एक बार चेक करके देखना, मतलब लैम्डा की पावर 4 माइनस म्यू आ रहा है क्या, उस हिसाब से। मैं भी चेक करना, कोई बात नहीं। ये तो क्या बेस्ड ऑन डिजिट है, तुम डिजिट के अकॉर्डिंग कर सकते हो ना मतलब। यस सर। मैन क्या है यार, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिजिट्स तो क्या है, चेंज होती रहती है चीजें। चलो कोई नहीं, ये देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो डिजाइन देखो कैसे किया उन्होंने। ये अपना 6 अप्रैल 24 का क्वेश्चन है। उसने एक कंडीशन दे दी कि अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई 45। एक तो ये दे दिया उसने, ठीक है। और आगे बोल दिया लैम्डा बीटा गामा है जो भी अपना अल्फा बीटा गामा है बिलोंग्स टू आर है इफ। अब देखो ये डिजाइन देखो कैसे करके दिया उसने। ये वाला कंडीशन दिख रहा है, ये इसको कैसे लिखा होगा उसने। मतलब ये एक्स एक्स के कोफिशिएंट है, ये वाई के है, ये जेड के, ऐसे दे दिया उसने। मतलब अगर यहाँ से मैं कंडीशन डिजाइन करूँ, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z, ऐसे बनेगी इक्वेशन। फिर एक्स प्लस वाई बीटा प्लस 3z, 3 और इक्वल टू में जीरो है तो जीरो लगा देंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा हमारा, 2x प्लस 2y प्लस गामा जेड, है ना। ऐसे दे दिया इक्वल टू जीरो, ये लो। ऐसे कुछ कंडीशन दिए और बोल दिया कि सम एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और उसने देखो ये भी मेंशन कर दिया कि तीनों का जो मल्टीप्लाई है ना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझे क्या आप? यही यही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर ही चीजें इसमें डिजाइन होती है कि हमें आगे क्या करना है। तीनों का मल्टीप्लाई जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब। इसका मतलब डेल्टा नॉट 0 सर। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। पहले तो एक्स वाई जेड का मेरे को कंसेप्ट बताओ, मतलब एक्स वाई जेड शुड नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? सर एक्स वाई जेड में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए ना, कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी एक जीरो हो जाता तो उसका रिजल्ट तो मल्टीप्लाई में जीरो होता ना भाई। जीरो इंटू एनीथिंग मतलब फिर क्या रहता है, जीरो ही ना। तो उसमें से कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो होमोजीनियस में मतलब कोई भी एक जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब फिर सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए उसके? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या? यस सर। यस सर। उस केस में फिर डेल्टा को क्या करते हैं हम? जीरो। नॉट इक्वल टू।
जीरो के इक्वल रखते हैं। जीरो के इक्वल ना, बस जीरो कर दो। बस इतना ही था, मतलब क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा के उसने अननेसेसरी ऐसे दिया था। अल्फा 1 2, देखना रिजल्ट भी मिलेगा, आप देखो, देखते हैं एक बार। 1 बीटा और 3, और अपना ये 2 2 गामा। चलो इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, अल्फा के साथ पहले ओपन किया तो कितना बनेगा, बीटा गामा -6, फिर -1 के साथ ओपन कर लो तो कितना बनेगा, गामा -6, ठीक है। फिर लास्ट वाला कितना बनेगा, 2 के साथ में, ये अपना हो गया, तो 2 - 2 बीटा। सही है, देख लेना एक बार, 2 - 2 यस सर बीटा। सही। अब थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो अल्फा बीटा गामा -6 अल्फा माइनस गामा +6 और प्लस में 4 और माइनस का 4 बीटा इक्वल टू 0। अब देखो कुछ उसने रिजल्ट इसका वैल्यू पूछा था, देखो हम मैच कर रहे हैं यार। 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा, देखो 6 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस गामा, इसका मतलब ये जो तीनों के नेगेटिव है ना, उसको एक साइड ले जाओ, उधर राइट साइड में। तो मतलब राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस के हो जाएंगे क्या, तीनों की तीनों टर्म्स। यस सर। यस और वो सर। किसके, अल्फा बीटा गामा, और उसमें से कितना कितना ये ऐड हो जाएगा, 6 + 4 प्लस में 10। ये हमारा फाइनल आंसर था। अब उसने एक कंडीशन हमें दे दी जो थोड़ा आसान हो गया, कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मल्टीप्लाई 45 दिया था। तो क्या ये आंसर 45 + 10 हो गया। यस सर। चलो क्लियर है। यस सर। चलो बढ़िया, देखो आंसर 55 ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम स्टोरी सेम आंसर ना। ये लो भाई फिर से देखो, 6 अप्रैल 24, ये देखो मैं पिछले इस अप्रैल के ही मैं दिखा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली 7 8 क्वेश्चन में यही चीज चल रही है। क्या फिर वही कहानी आ गई कि सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूँ ना, एक ही रिपीटेड कंसेप्ट है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट चल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कि बार बार वो एक ही चीज पूछ रहा है। फिर वही स्टोरी यार, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब डी भी 0 है, डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, 0। क्लियर है। चलो मैं एक एक बताता हूँ ना, लेकिन थोड़ा सा डिजिट बड़ा है तो तुम्हें लिख देता हूँ, क्या कर लोगे इसके बाद। डी का मतलब भाई 2 7 लैम्डा 3 2 5 और ये 1 म्यू 32, ये हमारा D0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा और म्यू में रिलेशन मिल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट फिर कुछ और निकाल लेते यार, ध्यान नहीं दिया ना हमने। तो क्या निकाले फिर, एक डीजेड निकाल लो, डीजेड निकालोगे तो 2 7 3 3 2 4, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 म्यू -1। देखो एक तो डीजेड निकाल लेना, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा यहाँ से, यस यस। सर। क्या नहीं आएगा। और की डी मत निकालना। अब देखो म्यू एक ही बात है, म्यू निकाल के वहां पुट कर देना। अगर आपको थोड़ा और आसान चाहिए तो इसमें डी निकालने के बजाय उसके उससे ज्यादा बढ़िया क्या निकालना, डी वाई निकाल लेते, सही है। डी वाई से ना डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता, मतलब डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता, लैम्डा, क्योंकि इसकी जगह ये एलिमिनेट हो जाए ना, ये वाली जगह क्या आ जाएगा, 3 4 -1। कर लोगे आई थिंक, यहाँ से लैम्डा निकाल लो यस। और म्यू निकाल लो, और उसने पूछा क्या है कि लैम्डा माइनस म्यू बताओ, तो क्या इजीली बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देख लो 6 अप्रैल में भी सेम स्टोरी थी। आंसर चेकआउट करना है यार आप, 38 आना चाहिए देखो, ठीक है। लैम्डा और म्यू का सब्ट्रैक्शन जो है ना अपना इस तरह से डिजाइन किया कि 38 आए। चलो देख लो, देख लेना यार, देखो म्यू का वैल्यू माइनस का 39 आना चाहिए अगर आप सॉल्व करो तो। देखो मैंने रेफरेंस स्लाइड डाली है, फिर भी अगर आप चेकआउट करना चाहो। और लैम्डा आएगा -1। कैलकुलेशन करना, यहाँ से रीड मत करना, ठीक है, खुद से थोड़ी कैलकुलेशन जरूर कर लेना। चलो ये देखो, क्या वही कंसेप्ट है 8 अप्रैल का, ठीक गया। इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देखो हर बार एक ही स्टोरी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फिर वही कहानी, सिस्टम दे दिया तुम्हें, x + 4y - z = लैम्डा, 7x + 9 + म्यू z = -3, और तीसरा दिया आपको 5x + y + 2z = -1। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सेम कंसेप्ट, d0 dx dy dz,
तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कर लो, एक तो निकाल लो आप यहाँ से, डी निकाल लो। चलो ये तो करके बताओ मेरे को। वो एक वाला कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा था, है ना, वो तो तुम्हारा 32 या ऐसे कुछ अजीब से आया था, 38 भी आया था किसी का, और ये म्यू है ना। चलो ये एक ट्राई करके बताओ मेरे को फिर। 512, ठीक है, मैंने डी लिखा है। यहाँ से आप क्या निकाल के बताओ मेरे को, म्यू निकाल के बताओ। दूसरा स्टेप मैं लिख रहा हूँ ना। दूसरा क्या निकाले फिर, डी निकाल लिया हमने, डीजेड निकाल लेते हैं। 144 है ना, लैम्डा। दोनों कैलकुलेट करके बताना है मेरे को अभी। 7 9 माइनस का 3, 5 1 -1, ये लो। एक डीजेड निकालना है, यहाँ से आपको लैम्डा बताना है मेरे को, और यहाँ से आप म्यू का आंसर बताओ मेरे को। और फिर हम देखेंगे 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग। 5 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, ठीक है, आगे भी देखोगे ना तो मे भी एक 9 अप्रैल को भी सेम था, ठीक है। मतलब 9 अप्रैल, मतलब कंटिन्यूअसली उन्होंने 4 5 दिन में एक ही क्वेश्चन पूछा था, इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स मैं कहना यही चाह रहा हूँ भाई, देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ आपने उसको चार्ट को ढंग से पढ़ लिया। मैं अभी बोल रहा हूँ जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है ना, आज जाके ये नॉन होमोजीनियस वाला चार्ट और होमोजीनियस वाला, ठीक है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना यार। फिर भी मैं अपने हैंड रिटन नोट से ना एक पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें शॉर्ट टाइप के शॉर्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज लिखी हुई है, वो भी देख लेना। और वन मोर थिंग, जब भी तुम्हारा पेपर जेई का हो, फर्स्ट डे किसी शिफ्ट का हो या सेकंड डे किसी शिफ्ट का हो, आपका 2 3 दिन बाद हो, तो तुम वैसे भी, हम लोग देखो सेशन देने वाले हैं उस चीज का, कि डेली बेसिस पे आपको बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन जेई में पूछे जा रहे हैं डेली बेसिस पे। फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा, इन केस तुम्हारा अगर लगे कि सर हमें सेशन मिस आउट हो गया था, तो तुम डेली ना, जैसे जैसे शिफ्ट के पेपर हो ना, देखते रहना यार उनको। क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि इस साल का, देखो इस साल थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है, इंटीजर वाला पैटर्न चेंज हो गया ना, तो वो भी तुम्हें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि यार इस साल हमारा किस तरह का पेपर आ रहा है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया बेस्ट तरीका होता है पेपर एनालाइज करना। उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम में जाओगे तो आप आधे पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे, मतलब तुम्हें ऐसे नहीं रहेगा कि यार क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। यू शुड बी रेडी ना, तो वो पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलो, म्यू आ गया, कर रहे हैं सर। करो 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 करो। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना यार, सारा खेल प्लस माइनस का ही है। अगर छोटा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। सब कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं करना है। जब भी आप क्रॉस करो मल्टीप्लाई, 9 2 जा माइनस जो भी होता है, वो सब क्रॉस मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। म्यू 0 आ रहा है सर। म्यू 0 आ गया, ओके। तो फिर लैम्डा कितना है, लैम्डा चलो कर लैम्डा रहे निकालो। हैं। करो करो करो, बाकी लोग भी मैचअप करो यार, बताओ 0 ही आ रहा है क्या। सबको ही देखना है, 0 आ रहा है तो फिर सबका ही 0 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारा कि एक बच्चे का 0 आया, दूसरे का 0 आया ही नहीं। कमलप्रीत कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ, म्यू 0 आ रहा है यार, सही है अनमोल, बढ़िया। कमलप्रीत क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है आपको। सर ये पहले, इसका मतलब ये नहीं पता लग रहा पहले मल्टीप्लाई करोगे या फिर बीच में जो दिया उसको माइनस प्लस करूँ। ओके, चलो देख लो। मैं वैसे भी इतनी देर बताया आपको कैसे करते हैं, चलो फिर भी मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। तब तक यार बाकी लोग लैम्डा निकालो। पहले ये डिटरमिनेंट को ना, पहले ये वाला लेते हैं, ये वाला प्लस माइनस प्लस। तो ये जो भी डिजिट है ना, ये जो भी वैल्यू है, इसको उठा लो 1, एक ब्रैकेट लगाओ, फिर इस लाइन को छोड़ दो। ये तुम्हें, आप लोगों को ओपन करना तो आता है ना आप लोगों को, कैसे सर ओपन ये करते हैं तो आता डिटरमिनेंट है, को। मतलब ये तो पता है सर सारा तो। चलो ठीक है, फिर भी सुनना सुनना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो,
तो बचा ये वाला। तो इसको ऐसे करते हैं, पहले ये 9 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 9 2 से कितना होता है 18। फिर ये म्यू 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एक माइनस में म्यू कर दो, ऐसे ओपन होता है ना। समझ में आया? यस सर। फिर वैसे ही देखो, अब नेक्स्ट वाला उठा लो, माइनस का 4 उठा लो, तो ये माइनस का 4। अब इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, तो ये 7 2 जा, पहले ये 7 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, फिर माइनस म्यू का 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 म्यू। फिर ऐसे ही वो लास्ट वाला उठा लो, लास्ट वाला कौन है 1, तो उस 1 को उठा लो, फिर 1 के साथ में क्या आएगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 7 इंटू 1, और फिर माइनस में 9 इंटू 5, तो 7 इंटू 1 मतलब 7, और फिर माइनस, बीच में एक माइनस होता है, 9 4 जा, ये 9 5 है ना, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। ऐसे कर लो, समझ में आया? अब यहाँ से इसका आंसर दे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। ये आपका 18 माइनस म्यू रहने दो, तो ये 18 माइनस म्यू, और ये माइनस का 4 है ना, तो ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 4 जा, पता है ना आपको कितना होता है 56 माइनस का, फिर माइनस का 4 इंटू माइनस का 5, तो ये प्लस का 20 म्यू बन गया। इसका काम हो गया। ये अंदर है ना एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिक मल्टीप्लाई। फिर प्लस में ये एज इट इज 1 इंटू समथिंग, तो वही समथिंग ही आएगा, तो 7 माइनस, अच्छा 7 माइनस 45 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बनेगा माइनस ऑफ 38 38 इक्वल टू 0। तुम ध्यान दोगे ना, तो ये 18 और ये 30, सॉरी, हाँ ये कितना हो गया अपना, ये 20 हो गया इधर से। यस सर। ये आपका 0 आया था क्या यार? यस सर 38 और 8 माइनस 18 था। ये माइनस का 18 है ना? 38 और 38 सर प्लस का था, एक सेकंड, ऊपर माइनस गलती वन कर दी क्या हमने? माइनस वन है, प्लस वन की अच्छा जगह ये माइनस -1 वन था। है। हाँ हाँ हाँ, ये -1 था ना ये, अच्छा इरेज हो गया था। ये माइनस का 1 था यार, ये ध्यान नहीं दिया, वही मैं सोचा क्या हो गया, मिस्टेक क्या हो गई। ये माइनस का 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का 38 हो गया ना। हाँ वही मैं सोचा क्या हो गया। तो ये 38 और ये 18, ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे ना तो ये प्लस का 56 हो गया, और ये माइनस का 56, मतलब कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, 0 हो गया ना। तो बचा क्या, अब 20 म्यू में से माइनस म्यू घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, आपको ऐसे दिखेगा 19 म्यू इज इक्वल टू 0। तो म्यू का आंसर यहाँ से क्या दिखेगा फिर, ओवरऑल 0 है ना, दिख गया भाई, कुछ कांस्टेंट ही यस नहीं रहा ना, तो म्यू 0 आ गया। अब सिमिलर टाइप से आप लैम्डा निकालो, लैम्डा कितना आया फिर आपका, माइनस का 1 आया। माइनस वन। हाँ लैम्डा -1 होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब इससे रिजल्ट निकालो, देखो उसने पूछा था 2 म्यू प्लस 3 लैम्डा, तो 2 इंटू 0 0, और प्लस में 3 इंटू लैम्डा, तो 3 इंटू -1, तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। यस सर कमलप्रीत अभी भी कोई डाउट है, कोई बताओ, कोई क्या कुछ कंसर्न है? नो सर क्लियर है, वही मल्टीप्लाई में सर दिक्कत हो गई थी कोई। ठीक है ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दो, क्योंकि आप बढ़िया हो पढ़ने में, लेकिन क्या होता है कि मैन पूरा जेई का खेल पता है ना कैसा है, थोड़ा सा भी अगर सिली मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत, वो माहौल ऐसा हो जाता है यार कि पूरा टेंस माहौल होता है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जाम टाइम में ना यू शुड बी रेडी। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम जाने से पहले माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि हमें कैसे पेपर देना है, कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करने, कौन से चैप्टर्स को टारगेट करने। और कैलकुलेशन करते समय डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि बहुत बार वो आते हैं, कभी वो फिंगर लेते हैं, कभी तुम्हारे साइन लेंगे, कभी कुछ लेंगे, ठीक है, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं ना, तो कई बार पीसीज वगैरह भी बंद हो जाते हैं, तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, सर क्या हो गया, हमारा पीसी कैसे बंद हो गया, क्या हमारा एग्जाम सबमिट हो गया है क्या, टाइमर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं होता। जब भी एग्जाम टाइम में लगे कि हमारा पीसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप आराम से बिंदास रिलैक्स होके अपना हैंड रेज करना, जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनको बुलाना, ठीक है, उनको जो भी इश्यू है बताना। आप ऐसे मत सोचना कि हमारा एग्जाम का टाइम खराब हुआ है, आपका जहां मिनट पे जहां जो पीसी में प्रॉब्लम होती है ना, वो एग्जाम उसी टाइमर से स्टार्ट होता है बाद में, ठीक है। बस इतना होगा कि जो बच्चों के 3 घंटे पेपर खत्म हो जाते हैं, हो सकता है आपका उस वजह से 5-10 मिनट जो खराब हुआ है, तो आप 5-10 मिनट बाद में छूटोगे, क्योंकि टाइमर तो सबका अलग अलग चलता है ना।
समझ गए? डिपेंड्स ऑन बच्चे, बच्चे थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे 1-2 मिनट सोचते हैं फिर बाद में स्टार्ट करते हैं, तो वो टाइमर थोड़ा थोड़ा रहता है तो चलता है। बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पैनिक। आराम से रिलैक्स जाओ, रिलैक्स बैठो, बी ए नॉर्मल। ठीक है, चलो ये देख लो, एक और देख लेते हैं ना। 9 अप्रैल का क्या सेम ही स्टोरी पूछी उसने, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, बस थोड़ा सा देखो 9 अप्रैल के बच्चों के लिए उसने क्या कर दिया, टास्क दिख रहा है, टफ टास्क क्या कर दिया उसने, कैलकुलेशन बढ़ा दी। नहीं बढ़ा दी क्या कैलकुलेशन? क्योंकि यस 155, सर। yes sir. 189, 97, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, मतलब क्वेश्चन वही बनाया। अब इसको ये भी पता था कि बच्चे 2-3 दिन 4 दिन का शिफ्ट का पेपर देख के आएंगे, तो उनको पता था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के बच्चे देख के आएंगे। क्योंकि देखो जिसका 9 अप्रैल को होता है वो तो देख के जाता ना यार, 4 अप्रैल हो गया, 5 अप्रैल हो गया, 6, 7, 8, 9, तो वो 4 दिन से बैठा हुआ है सब पेपर देखे। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी उसको पता था कि डी जीरो करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड सबको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। क्योंकि जो लास्ट में बच्चे जाते हैं ना वो खिलाड़ी होके जाते हैं पूरा, वो ऐसे सोचते हैं हमने तो पेपर ही पहले से देख लिया। डिपेंड्स ऑन लक फैक्टर, इसीलिए बोलता हूँ ना पेपर को एनालाइज करते रहो, मे भी हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाए। सो डोंट डू दैट, मतलब ऐसी मिस्टेक्स तो करो ही मत यार, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जाते हैं जो स्मार्टली मूव करते हैं। कंसेप्ट वही है, डी जीरो करना है, डी एक्स डी वाई डी जेड करना है, बस उसने क्या कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर दी, क्योंकि 97, 155, 189, ताकि बच्चा जो आएगा उसको पता है कैसे सॉल्व करना है, बट कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके कंसेप्ट देख लिया और उससे आंसर बन गए। ठीक है, और फिर म्यू और लैम्डा निकालना है, क्या निकालोगे इसके बाद? एक तो आप इसमें से ये निकाल yes लेना, sir. फिर डी सॉल्व कर लेना, आई थिंक, तो उससे तुम्हें ये लैम्डा मिल जाएगा। और एक आप क्या करना, डी जेड निकाल लेना। और देखो आपने ये भी नोटिस किया कि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डी और डी जेड ही निकाला, देखा? तो मतलब yes सेम sir. ही काइंड ऑफ पैटर्न देते हैं यार, सेम काइंड ऑफ पैटर्न। तो तुम्हें ना मेरे तो ये रिकमेंडेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया होता है गलती होने के चांसेस नहीं है, आप भी मत करना, इजी सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेक श्योर कि वो 4 मार्क्स यार हमारे बन जाए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो कोई डाउट है? ऑल यस क्लियर? सर। बच जाएंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। yes sir. और कल लास्ट के जो लास्ट बच्चे मिस आउट हो गए ना, जैसे यार अनमोल या बाकी बच्चे जो भी थे, आप वो लास्ट वाला सेशन भी देखना, उसमें एडजॉइंट के प्रॉपर्टी के मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बताए थे, और सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, उसमें भी एक ही प्रॉब्लम थी, कैलकुलेशन टास्क। ठीक है, इसीलिए यार वो पेपर को लेंथी इसीलिए बना रहे हैं वो लोग, कि मतलब जिन बच्चों की कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, वो बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, जिन बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक रह जाती है ना, तो वो उन कैलकुलेशन में टाइम बहुत देते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, पेपर अटेम्प्ट होता ही नहीं है, मतलब 3 घंटे निकल जाते हैं, सर मेरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पूरा। और एक चीज हमेशा याद रखना यार, अगर आप इधर एससी में हो या ओबीसी में हो, जनरल में हो, किसी में भी हो, ट्राई यही करो कि आप तीनों सब्जेक्ट के पेपर कम से कम तुमने पेपर पूरा देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के बाहर आए और सर मैं मैथ्स का पेपर तो देख ही नहीं पाया, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही 3 घंटे दिए। आप भले ही ऐसी कैटेगरी में हो, ठीक है, आप हो सकता है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत इतना अच्छा किया कि आपके बढ़िया एनआईटी मिल जाए, मैं ये नहीं बोलता नहीं मिलता, बट एनआईटीज में अगर किसी एक सब्जेक्ट में 0% चलेगा, बट फॉर द एडवांस पर्पज, अनमोल, कमलप्रीत, आप तो बैठे हुए इधर, चिराग भी बैठा है, ठीक है, निखिल भी है, तो मैं यही बोलूंगा कि एडवांस में सब्जेक्ट का कट ऑफ रहता है। एक बात याद रखना मेरी, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ रहता है। अगर आप एससी में हो तो मेरे हिसाब से आई थिंक 4 या 5 मार्क्स के आसपास रहता है, मतलब एन एन एवरेज टेंटेटिव बता रहा हूँ, 3 से 5 के बीच में, तो तुम 5 ही मान के चलो। अगर कोई बच्चा ओबीसी में है तो शायद 8 या 9 मार्क्स का कट ऑफ रहता है, जनरल में हो तो 10 मार्क्स, मतलब ईच सब्जेक्ट में अगर इतने मार्क्स भी नहीं आए ना, तो तुम्हारा सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं होता, उस वजह से तुम्हारे एडवांस में भले ही बहुत अच्छे मार्क्स हो, अच्छी आईआईटी मिल सकती थी, बट आपका एक सब्जेक्ट कट ऑफ वीक रह गया, सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आपको एडवांस में सीट नहीं मिलेगी, ये हमेशा याद रखना। तो दैट मीन्स आपको फिजिक्स में भी इतने स्कोर बनाने कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, केमिस्ट्री में भी इतने बनाओ कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, इवन दो मैथ्स में, क्योंकि बच्चों का देखो, हर बच्चों का मैं ये नहीं बोलता, सबका साइकोलॉजी अलग है, मेंटेलिटी अलग है, कि सर मेरे को मैथ्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग लगती है, मेरे को फिजिक्स थोड़ी वीक लगती है, तो दैट डज नॉट मीन कि आप फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट ना करो एडवांस में, आपको फिजिक्स की कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी, पेपर कट ऑफ बोलते हैं उसको ईच सब्जेक्ट का, बट मेंस में चलता है। बट मैं ये नहीं बोलता कि तुम मेंस में यार 2 ही पेपर करके आना, ठीक है, ट्राई करना कि तुम तीनों को अच्छे से अटेम्प्ट करो, और तीनों पेपर में देर आर लाइक, ऐसे मान लो यार 5 से 6 क्वेश्चन है ना, 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हें
एकदम तुम्हारे आंखों के देखे हुए इजी क्वेश्चन जो तुमने प्रैक्टिस किए या तुमने सेशन में देखे थे, सिमिलर टाइप के तुम्हें इस सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन तो तुम्हें आराम से मिलेंगे, इजी वन। तो जो बचे हुए 5 से 6 क्वेश्चन और हमें लगाने एक्स्ट्रा, उनमें आते हैं फिर वो मीडियम वाले, ठीक है, जिसमें थोड़ी सी बिट मेहनत करो और तुम्हारा आंसर बन जाए। जो मतलब तुमने काइंड ऑफ मेहनत की है, जिसके लिए 2 साल मेहनत की है, वो क्वेश्चन फिर बाद में दिखते हैं तुम्हें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। यस सर। तो सब्जेक्ट कट ऑफ ध्यान रखना, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में है, अगर वो ऐसी गलतियां कर रहा है यार कि बार बार सिर्फ वो 2 ही पेपर को या 2 ही सब्जेक्ट को फोकस करता है, तो उसको ही बोल देना बेटा एडवांस में तीनों सब्जेक्ट के कट ऑफ क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आप देखना, कभी भी आप देखना, आपको सब्जेक्ट कट ऑफ इतना ही मिलेगा। एससी के लिए इतना ही है कि 3 to 5 के आसपास ही रहता है, मतलब कभी 3 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, कभी 5 तो जाता ही नहीं, रेयर जाता है। ओबीसी के लिए देखोगे तो 7 to 8 मार्क्स के आसपास, जनरल के लिए 9 to 10 के आसपास। ठीक है, चलो अभी तो तुम डिनर विनर करो। ये सेशन में कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया सब? मोस्टली खेल वही था ना जो हमने स्टार्टिंग बताया था, फिर भी एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना यार। चलो फिर बाय बाय ना। कल के सेशन के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं भेज दूंगा, तुम थोड़ा रिवाइज करके आना ना। ओके चलो सर। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। और पीछे के सेशन जो रह गए ना यार, उनको पढ़ते रहो, ठीक है ना, टाइम टू टाइम निकाल के थोड़ा। फॉर्म ओके समझ सर। में आ रहा है ना? यस सर। बढ़िया, फिर ठीक है, चलो बाय बाय।